नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश मुक्त मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश और दुनिया के ऐसे मुद्दों को बेबाकी से उठाता रहा है जो बाकी जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इस तरीके की वो बातें या वो तमाम मुद्दे सामने नहीं आते। सुदर्शन न्यूज का खास कार्यक्रम बिंदास बोल, जिसके जरिए तमाम लोग सुदर्शन न्यूज से न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि उन्होंने अपनी राय लोगों के सामने तक पहुंचाई है। सुदर्शन न्यूज का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है, तमाम लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है, लेकिन इस पूरे समर्थन में एक ऐसा शख्स जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया है। जी हां, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के आज उनका जन्मदिवस है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई उन तमाम लोगों की तरफ से जो हमारे दर्शक भी हैं और साथ ही साथ सुदर्शन परिवार की तरफ से भी। धन्यवाद धन्यवाद। सुरेश जी, आज तमाम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, प्रज्ञा हैं, मेरी सहयोगी अंजलि हैं और तमाम जो नागरिक पत्रकार हैं। लेकिन आज हम जो शुरुआत चाहते हैं, हमने नागरिक पत्रकार दिवस के रूप में इसे मनाया है, लेकिन ये एक मिशन है जिसे आप बार बार कहते हैं, देश को भी नंबर वन बनाना है, देश जो है वो भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक अलग थीम थी। ये मिशन शुरू कैसे हुआ, ये दर्शकों तक पहुंचे? वास्तव में जब मैं महाविद्यालयीन जीवन में कॉलेज में काम करता था जी, एक पत्रकार के नाते, मतलब जिसको कैंपस रिपोर्टर बोलते हैं, वो मैं था, मतलब महाविद्यालयीन प्रतिनिधि। तो पत्रकारिता का वैसे मेरा कोई कोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन पत्रकार मैं उसी उम्र से था। आगे चल के मैंने बातमी.com नाम से एक वेबसाइट, जिसको तब कहते थे, आज न्यूज़ पोर्टल कहते हैं, वो शुरू किया था। बातमी.com जो मराठी में, जैसे बातमी का मतलब होता है न्यूज़ या समाचार, उसका शुरू किया था। और वो शुरू करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट से पूरे भारत में अपनी बात को पहुंचाने में अभी टाइम लगेगा जी, क्योंकि टीवी माध्यम बड़ा हावी है और टीवी माध्यम बहुत ही बुरी तरीके से हावी है। और वो जो लोगों के मन में बात को बिठाना चाहते हैं, वो इतने प्रभावी तरीके से बिठा पाते हैं कि सच बात झूठ और झूठ बात सच होती है। मुझे ऐसा लगा कि भारत में जितने टीवी चैनल हैं उनमें इंडिया तो दिखता है लेकिन भारत नहीं दिखता, और हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है। और इसलिए एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिस चैनल में भारत दिखे, हिंदुस्तान दिखे, और इसलिए सुदर्शन शुरू करने का निर्णय हुआ। लेकिन जैसे शुरुआत आपने कही कि तमाम जो चैनल्स हैं उनके अंदर इंडिया जरूर दिखता है, भारत नहीं दिखता है। वो जो भारत की छवि है, उस भारत की छवि को आगे लाने के लिए हमने भी देखा है, हम भी सुदर्शन न्यूज का एक हिस्सा है, परिवार की तरह हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मुश्किलात हैं वो किस तरीके से शुरुआती के दिनों में, क्योंकि वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है शुरुआत का, नहीं, मुझे लगता है कि आज उसकी चर्चा करने के बजाय, क्योंकि जो संघर्ष हुआ हो गया, अब हम आगे बढ़े हैं। मैं आज इस जन्मदिन के निमित्त आप लोगों से, और खास करके जो दर्शक है वो भी इस परिवार का हिस्सा है, उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि हम आगे क्या करें। जो संघर्ष हुआ उसको बताकर मैं अपने आप को कोई ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, बल्कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हिंदुस्तान की समस्याओं को घटने के बजाय वो बढ़ रही है और बड़ी बुरी तरीके से बढ़ रही है, उनको समाज के सामने लाया जाए और उन घटनाओं को और हिंदुस्तान को जगाया जाए। इसके लिए कभी कभी देश की कुछ घटनाएं देखकर ऐसा लगता है कि एक चैनल के नाते हम आज कम पड़ रहे हैं, एक व्यक्ति के नाते भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। जो इस देश के अहित की घटना है, घट रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। संगठन चुप है, लोग चुप है, राजनेता चुप है, सो कॉल्ड सब कुछ चुप है। तो ऐसे में लगता है कि कुछ और आगे होना चाहिए। तो मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि वो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके बताएं। बिल्कुल, और हम अपने तमाम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि वो हमें कॉल कर सकते हैं, सुरेश चौहान के जी से आज सवाल पूछ सकते हैं, वो तमाम सवाल जो कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में रहते हैं। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर प्रज्ञा और अंजलि भी हैं, वो भी यहाँ पर सुरेश चौहान के जी को सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से ये पूरा सफर यहाँ पर रहा है, न्यूज रूम में भी मेरे साथ मेरे सहयोगी बालाजी मिश्रा है, उनके साथ वो तमाम लोग जो सुदर्शन परिवार का हिस्सा है वो भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बालाजी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं जो सुरेश चौहान के जी खास सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं, उनके सवाल जरूर आप हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल सुमित, न्यूज रूम में इस समय हमारे साथ देश भर के कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं जो देश भर से हमारे लिए संवाद संकलन करते हैं, और जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जो हमारा मुख्य ध्येय है उससे जुड़े हुए रह करके पूरे देश भर से संवाद संकलन करते हैं, जनमानस तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं
मैं बारी बारी से कुछ लोगों के पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं रजत के पास जाना चाहूंगा। रजत, आज इनको एक तरह का पुरस्कार भी मिला है। देश भर में सबसे ज्यादा इन्होंने न्यूज कलेक्ट करके चैनल को भेजा, सबसे ज्यादा इनकी खबरें चली। रजत, आज का दिन बड़ा अविस्मरणीय है। प्रधान संपादक जी का न सिर्फ जन्मदिन है बल्कि नागरिक पत्रकार दिवस के रूप में पूरे देश भर में इस दिवस को मनाने वाला हम लोग का चैनल अनोखा है, एकमात्र है। इस अवसर पे आप लोग देश के तमाम जगहों से संवाद संकलन करके भेजते हैं। क्या, कौन सी चुनौतियां हैं, क्या लगता है आपको, और इस मिशन से जुड़ करके आपको कैसा लगता है? कोई मन में सवाल हो तो आप चेयरमैन साहब से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि चुनौतियां क्या हैं, देखिए चुनौतियां एक राष्ट्रभक्त चैनल के साथ जुड़ने के जो चुनौतियां होती हैं वो तो हमको फील्ड पे देखनी पड़ती हैं। कई बार हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो लोगों की जानकारी में आने चाहिए, जो बाकी चैनल्स नहीं उठाते। बाकी चैनल्स उन मुद्दों से कहीं ना कहीं किनारा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मुद्दे जब हम उठाते हैं और हम उसके बाद जब फील्ड पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ कटाक्ष आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ तंज कसे जाते हैं। लेकिन उन सारे तंज के बीच में राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक संगठन के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनको ध्यान में रखते हुए जब हम काम करते हैं, जब उसके बाद हमारी खबरें निकलती हैं, उन खबरों का प्रभाव हमको फील्ड पे दिखाई देता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि हाँ, हमने कुछ देश के लिए क्या, अपने लिए तो करते हैं, साथ में साथ देश के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, देश को हम कुछ अपनी तरफ से दे पा रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये जो भावना है हमारे मन में, उस भावना की जो प्रेरणा आती है वो जाहिर तौर पे हमारे जो प्रधान संपादक है सुरेश चौहान जी से, उनके माध्यम से आती है, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के साथ हम आगे फील्ड पे उतरते हैं। चेयरमैन साहब से एक सवाल उभर के सामने आ रहा है कि हमारे यहाँ के जो संवाददाता हैं, जो पत्रकार हैं, तन समर्पित मन समर्पित की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता की संकल्पना आपने रखी थी, आज वो पुष्पित पल्लवित हो रही है। इसे आप और आगे कहाँ देखना चाहते हैं? इसका अंतिम अंजाम क्या होगा? इसे किस रूप में आप आगे की ओर भविष्य में देखना चाहेंगे? राष्ट्रवादी पत्रकारिता जिसकी कोई बात करने को तैयार नहीं था, आज वो एक मूर्त रूप ले चुका है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आगे की संकल्पना क्या है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि ये पहला चैनल है जो बंद होने के लिए शुरू किया गया है। मैंने कहा कि देश में सारे चैनल ऐसे जो कहते हैं कि हम एक नंबर है, हम 38 हफ्तों से एक नंबर है, कोई कहता है कि हम पिछले शनिवार को रात को 9 से 10 एक नंबर थे, कोई कहता है कि हम इलेक्शन के रिजल्ट के दिन एक नंबर थे, कोई कहता है कि हम फलाने विषय में एक नंबर है। हर चैनल अपने आप को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, तो हम इस दौड़ में नहीं है। हमने कहा कि हमें केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं आगे के लिए ये देखता हूं कि क्या हमारा देश नंबर 1 बना है। हो सकता है कल टीआरपी में जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, चैनल की टीआरपी 1 नंबर हो जाए, बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ जाए और इसको बाकी लोग 1 नंबर मानेंगे। लेकिन देश की समस्याओं पर अगर सुदर्शन ने कोई असर नहीं छोड़ा तो मैं सुदर्शन को 1 नंबर नहीं मानूंगा। न ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है हिंदुस्तान को 1 नंबर बनाना, और इसलिए वो जब तक प्राप्त नहीं होता हमें उस रास्ते पर चलना है। और हम केवल टकराव और बाकी चैनल से हम अलग है ऐसा दिखाकर नहीं चलना चाहते। हमें दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के मार्ग पे चल के आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, हो सकता है कि विरोध भी मिले, जान तक का खतरा हो, लेकिन इसका मार्ग देश हित में प्रशस्त होने से व्यक्तिगत जीवन में आपका भी फायदा है और समाज का भी फायदा है। इसलिए उस लक्ष्य तक जाना है जहां पर भारत 1 नंबर बनेगा। बिल्कुल, और इस पर हम लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। जिस तरीके से सुरेश चौहान जी और सुदर्शन परिवार के तमाम सदस्य पूरी निष्ठा के साथ इसमें लगे हुए हैं। एक दर्शक है हमारे साथ जो यहाँ पर चेयरमैन साहब से सवाल पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते जी। और पहले तो सुरेश जी को शत वंदन उनके जन्मदिन पे। जी धन्यवाद, बोलिए। हाँ अच्छा, भारत के लिए सेवा करते रहे, हिंदुस्तान के लिए सेवा करते रहे, इसके लिए खूब खूब 100 साल जियो, ये अभिनंदन है सर। सुखाबेन बोल रहा अहमदाबाद से। धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे शुभकामना देने के बजाय सहयोग दें। हम जो काम करें इस काम में आप भी जुड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि हम टीवी के स्क्रीन में इस पार केवल कार्यक्रम करते जाए, सालों साल ऐसा ही चलता रहा है, हम चिल्लाए बोले जो भी कार्यक्रम करना करें, आप उस तरफ बैठे और केवल देखते रह जाए। इस कड़ी को हम तोड़ नहीं सकते क्या?
आप कहेंगे कि ऐसा दुनिया में तो कहीं और हुआ नहीं, भारत में हुआ नहीं, इस तरीके की बात किसी टीवी चैनल ने भी नहीं कही। आप क्यों एक किसी फ्रेम में फंसे हुए हैं? मैं कहता हूं कि हम स्क्रीन के इस पार और आप उस पार नहीं, हम दोनों मिलके इस देश में तो एक साथ हैं, ये तो सत्य है। तो हम क्यों नहीं, मैं स्क्रीन से आपको हाथ आगे मिला रहा हूं, बल्कि दोनों हाथ मिला रहा हूं कि आप आइए, गले लगे, हम सब मिलके हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करें। क्या करें इसका अभी स्पष्ट मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश में घट रही घटनाओं के आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टीवी चैनल से आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। वो क्या हो सकता है, इस दिशा में भी मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि वो सलाह दें। बिल्कुल, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी सलाह भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सुरेश चौहान के जी सवाल भी कर सकते हैं, जिस तरीके के सवाल यहाँ पर हैं। सवाल मैं भी इस वक्त सर से करना चाहती हूँ। सर, एक अनुभव की बात यहाँ पर लगातार चल रही है, हम देश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आपका अनुभव जानने की कोशिश करूंगी। जिस तरीके से बहुत सारे साल आपने लगाए हैं और ये मुकाम दिया है चैनल को, हम सब बहुत छोटे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मिलकर मुहिम एक चला रहे हैं और देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे साल गए हैं, एक बेहतरीन मुकाम आपने दिया है और लगातार कोशिश ये रहती है कि देश के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे देश को तरक्की मिले या फिर एक अलग छवि हमारे देश की बने। कैसा अनुभव आपका रहा इन तमाम सालों में, और इस वक्त जिस मुकाम पर आप हैं उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, इस मुकाम पर बुरे यादों को याद नहीं करना चाहिए। मैं वो रोने वाले लोगों में से नहीं हूं कि ये बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ। मैं कहता हूं जो होना तो हो गया, जो बहुत बुरा भी हुआ उसने मुझे अच्छा बनने के लिए मदद की, इसलिए मैं उन अनुभवों को नहीं बांटना चाहता, मैं अच्छे अनुभवों को बांटना चाहता हूं। जब मैं ये चैनल शुरू कर रहा था तो जिस प्रकार की कंसेप्ट मैंने रखी, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चैनल चल ही नहीं सकता, कौन देखेगा इसको। और जब आज ये टॉप 10 में है और इतने लोग मिलते हैं सड़क पर, बाजार में या एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी जाते हैं, तो जिस भाव से मिलते हैं अब लगता है कि नहीं, हम जिस भाव से लेकर चले थे ये बात अब हिंदुस्तान समझ रहा है। तो लोगों को लगा था कि इस मुहिम के साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है, आज भी मानना है, और सारे दर्शकों को भी मेरी सलाह है कि आप पहला कदम आप डालिए। पहले कदम के प्रतीक्षा में, मतलब कोई आपको साथ देगा फिर आप पहला कदम आगे करेंगे, इस प्रतीक्षा में दुनिया की बड़ी बड़ी मुहिमें शुरू नहीं हो पाई। और दुनिया की छोटी छोटी मुहिम जिन्होंने पहला कदम खुद डाला, वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी मुहिम आगे चलकर बनी है। इसलिए हमने कदम पहला डाल दिया। मुझे पता था कि कोई पहले कदम पे साथ नहीं आएगा, कोई 20 पे, कोई 50 पे, कोई 50% जब पास हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो लगता है कि अंजाम तक पहुंचेंगे, आप जुड़ना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं, चलो 50 तो कोई भी पास कर लेता है, थोड़ा और आगे आने जाते। तो 75% पे आ गए, लोगों को लगता है कि हाँ आप तो जाना चाहिए। और मुझे पता है कि जब हम 100 पर पहुंचेंगे ना, तो वही लोग हमारे स्वागत के लिए वहां पर तैयार रहेंगे और हमसे असहमत थे ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए लोगों की ये मानसिकता है, टेंडेंसी है, उनका ये सोच है, ये हमने मानकर काम को करना चाहिए। बिल्कुल, और लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। वो जो कहावत कहीं ना कहीं कही जाती है कि दर्शक हमारे साथ हैं। जी जय हिंद, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ सर, सुदर्शन न्यूज जी। हाँ सर, सुरेश सर का जन्मदिन है आज जी। बहुत बधाई उनको। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे सुरेश भाई के सपने हैं, ठीक है, वैसे कुछ राजीव दीक्षित जी के भी सपने थे, शायद आपने सुना होगा, आपने प्रोग्राम पे दिखाया था। नहीं, मैंने तो केवल सुना नहीं है, राजू भाई मेरे घर पे भी आए हैं। और मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए एक बात बताता हूं, मैं 11वीं कक्षा में था, उस दिन मैंने राजीव भाई को सुना। उस दिन से मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद किया, खुद ने भी बंद किया, मेरे घर में भी कोई नहीं पीता है, और मेरे कम से कम 1000 मित्र होंगे जिनका कोल्ड ड्रिंक मैंने बंद किया है। राजीव भाई के स्वदेशी के विचारों का प्रभाव ही है कि मैं बाकी एंकरों जैसा सूट पहन के नहीं बैठता, मैं भारतीय कुर्ता पहन के कार्यक्रम करता हूं। और राजीव जी के विचारों की, उनकी भाषणों की कैसेट दिखाए क्या और हम बोले क्या, उन्हीं के विचार, उन जैसे लोगों के विचार हम बोलते हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा यहाँ पर मेरे साथ हैं। प्रज्ञा, आपको सवाल पूछना चाहती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने अभी बताया हम लोगों को कि किस तरह से उन्होंने इतने सालों से देश की कई मुद्दों को उठाया है, और बिंदास बोल में वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसको और चैनल्स टच भी नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि उन पर कोई सवालिया निशान ना उठ जाए, उनको कहीं कोई खतरा ना हो।
लेकिन सर ऐसे निडर हैं कि इतने सालों से इन सभी मुद्दों पे बोलते आ रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने पीके पर मुहिम चलाया था और उसका असर भी व्यापक तौर पे देखने को मिला था। सर मैं एक सवाल तो नहीं करूंगी आपको, एक सर सुझाव है मेरा छोटा सा कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके घरों की आज स्थिति क्या है। आपने एक बार चर्चा भी की थी मुझसे। हम कार्यक्रम लाने वाले हैं। जी सर, जी सर। चलो शहीदों के घर जी नाम सर, से जी, हम उसी कार्यक्रम पर लाने मैं वाले थोड़ा हैं। तो जानना चाह रही थी कि वो कार्यक्रम सर किस तरह का होगा, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि इस तरह का कार्यक्रम। आपको बता दूं दर्शकों की अभी तक मैंने तो किसी भी चैनल में नहीं देखा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन हमारे चेयरमैन सर के पास ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ऐसे कई कंसेप्ट है जी, उनको लाना भी है। लेकिन मैं दर्शकों के सामने खुली बात भी करना चाहता हूं कि हमारे बजट की समस्या है। देश के ऐसे कई चैनल है जिनके पास एक्सेस बजट है, उनके पास विदेशों से पैसा आता है, ऐसे अज्ञात स्रोतों से भी आता है। मैं उनका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। भारत में सुदर्शन में आज आप जो देख रहे हैं और जिस पे आप इतना खुश है, ये केवल हमारे सपनों का 5% है। 95% सुदर्शन का वास्तव रूप, सुदर्शन का मतलब हिंदुस्तान का वास्तव रूप आपके सामने अभी लाना बाकी है। ये तो शुरुआत है। जैसे अभी प्रज्ञा ने कहा, हम चलो शहीदों के घर ये कार्यक्रम लाना चाहते हैं कि जिस देश के बेटों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज अगर हम उनके घर में जाके देखेंगे ना तो आप सोच नहीं सकते इतने दुखी होंगे। और ये दुख हमारे लिए केवल दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा देने के लिए होना चाहिए और उनके प्रति हमारे कर्तव्य को जगाने के लिए होना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लाने वाले हैं। इतिहास की सच्चाई हमारा एक कार्यक्रम जल्दी ही आने वाला है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि शिवाजी महाराज महान होने चाहिए थे लेकिन औरंगजेब महान हो गया। महाराणा प्रताप महान थे लेकिन अकबर को महान कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। ताजमहल को आज हम शिव मंदिर जो था वो कहने के बजाय ताजमहल कहते, उसका श्रेय शाहजहां को देते हैं, जबकि वो श्रेय किसको देना चाहिए था। देश के ऐसे 1000 से ज्यादा मुद्दे आज हमारे पास हैं जिनको अगर हम इतिहास की सच्चाई में लाए तो हिंदुस्तान को पता नहीं ऐसे मुद्दे भी हमारे पास, वो हम लाएंगे। इसलिए ऐसे कई और प्रोग्राम की योजना है। बिल्कुल। और ये जो कारमा है बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और सुरेश चौहान के जी जो हैं जिस तरीके से अपनी बेबाक राय रखते हैं, इसी तरीके से निडरता से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इस वक्त रुक करेंगे मेरे सहयोगी बाला मिश्रा का, जिनके साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके जहन में काफी ज्यादा सवाल हैं और पूरी तरीके से वो आतुर हैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। बालाजी, हमारे साथ विवेकानंद जी हैं जो हमारे सामाजिक प्रकोष्ठ विभाग के प्रमुख भी हैं। और जिस तरह से आज दिन में जब सेमिनार चल रहा था, राष्ट्रीय सम्मेलन पत्रकारों का चल रहा था, तो उसमें चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सामाजिक संगठनों के द्वारा देश में बदलाव की आवश्यकता है और देश को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। तो सामाजिक संगठनों से जो बदलाव होगा उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी संकल्पना क्या होगी, उसमें लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इस पे सर ने एक बड़ा व्यापक प्रकाश डाला था। विवेकानंद जी उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। सुदर्शन न्यूज की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सुदर्शन परिवार की। विवेकानंद जी वैसे तो आज बहुत तार्किक बातें हुई, बहुत गंभीर बातें हुई, विमर्श हुआ, लेकिन लोगों तक इस पूरी योजना को, इस पूरी संकल्पना को लेके कैसे जाएंगे, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा और फिर चेयरमैन सर के भी पास चलूंगा। यही प्रश्न वास्तव में आज मैं अपने चेयरमैन साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि पूरा समाज सुदर्शन के साथ जुड़ना चाह रहा है, हर जगह से लोगों में आकांक्षा है कि हम कैसे सहयोग करें, तो वो क्या रूप हो सकता है कि जो समाज की विभिन्न संगठन है, विभिन्न प्रकार की हस्तियां हैं, जो राष्ट्रभक्त अपने आप को कहते हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा उस पर और खुलासा करेंगे तो मुझे लगता और अच्छा होगा। एक बात ये भी है सर कि पहले से कई संगठन हमारे देश में काम कर रहे हैं, उनकी एक अलग पहचान है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप जिस राष्ट्रवादी संगठन की बात कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका कैसा होगा, और इस विषय में जो एक तरह से स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए उसका क्या मापदंड होगा, आपके मन में क्या योजना है, इसको लोग जानने को उत्सुक हैं। क्योंकि देश भर से जो भी पत्रकार या जो संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जिज्ञासा यह है कि इस पूरे आंदोलन को हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे। मैं पिछले कई सालों से, जब से खास करके बिंदास बोल का प्रभाव और सुदर्शन के बारे में लोगों के मन में प्रेम और आशाएं जागृत हुई है, लोग कहते कि आप एक संगठन बनाओ।
तो मैंने सब लोगों को यह कहा कि ऐसे किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में ऑलरेडी कई संगठन चल रहे हैं, कई व्यक्ति संस्थाएं बनी बैठी है और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। कुछ लोग गलत है, बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे कमी महसूस हुई, पिछले एक लंबे समय से कमी महसूस हुई कि हर संगठन का अपना झंडा, एजेंडा, नेता जो है उसके प्रति वो इतने ज्यादा आग्रही है कि दूसरे संगठन के विचार और उनकी सहभागिता, समन्वय के लिए वो तैयार ही नहीं है। व्यक्ति भी तैयार नहीं है। किसी भी संस्था का नाम लीजिए, वो दूसरे के साथ उतनी फैमिलियर नहीं है, उनका एक दूसरे का सेकंड होता नहीं है, वो दोनों एक साथ मिलकर कुछ करने की दिशा में देश में आज माहौल नहीं है। ये दुखद लेकिन वास्तव है। मैंने जैसे कहा कि हम अब केवल चैनल तक सीमित ना रह के थोड़े आगे बढ़े। इसका प्रारूप क्या हो, इसका दुनिया में तो कई और उदाहरण है ही नहीं, तो हमें ही कोई नया उदाहरण पेश करना है, कोई फॉर्मेट पे आगे काम करना है। तो एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाए जो संगठनों का संगठन हो, जिसको मैं शीर्ष संगठन नहीं कहूंगा, क्योंकि हम कोई इतने बड़े नहीं है कि हम उतने बड़े बड़े संगठनों के संगठन बने। इस संगठनों का संगठन का मतलब होगा कि ऐसे सारे संगठनों को समन्वय किया जाए। देश में आज इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समन्वय के साथ अगर हम सॉल्व करने की दिशा में, सुलझाने की दिशा में अगर एक साथ होकर प्रयास करते, तो मुझे गारंटी है कि हिंदुस्तान की कोई भी समस्या एक साल से लंबी नहीं चल सकती। दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक अंग्रेज अधिकारी का मैं पुस्तक पढ़ रहा था। उसने कहा कि हमने XYZ लोकेशन की लड़ाई जीती और जिन लोगों के खिलाफ जीती, भारतीय लोगों के खिलाफ जीती, और हम हमारा जश्न मनाए जा रहे थे, उस शहर से जा रहे थे, तो ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या थी ज्यादा से ज्यादा 500, लेकिन उनका तालियों के स्वागत करने वाले और उनको देखने वाले, घरों के ऊपर चारों तरफ खड़े होकर देखने वालों की संख्या थी लाख भर। उस अधिकारी ने कहा है कि ये कैसा देश है, हम 500 लोग इनके ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे उपयोग में लाकर हमने इनको पराजित किया और हम हमारे विजय जुलूस निकाल रहे हैं। वहां पर खड़े सारे लोग अगर केवल थूक भी देते ना, या एक एक पत्थर भी हमको मार देते, तो हम 500 लोग वहीं पर ढेर हो जाते। लेकिन इन लोगों ने हमारा विरोध करने के बजाय हमारा शासन स्वीकार किया, एक प्रकार हमारी गुलामी स्वीकार की। ये जो भारत में हमारी एक मानसिकता बनी है, जिसमें हम अपने आप को हीन भावना से देखने लगे हैं, ये भावना दूर करने के लिए सब लोग एक तक नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जी। समन्वय क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज क्या होता है कि देश का जो दुश्मन है, और मेरे इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा कि देश के कई दुश्मन हैं, और एक मैं युद्ध का नियम बताना चाहूंगा, इससे भी मुझे कोई असहमत नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि दुनिया की कोई भी लड़ाई, कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी, शत्रु को पहचाने बगैर जीती नहीं जा सकती। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे शत्रुओं को हम पहचानते नहीं, या जो शत्रु हमको पता है उसको हम हिम्मत दिखाकर नाम लेकर हमारा शत्रु है ऐसा नहीं कहते। और इसलिए जो शत्रु को नहीं पहचानेगा वो वार किसके खिलाफ करेगा और वो लड़ाई कैसे जीतेगा? इस स्थिति में आज हिंदुस्तान है। और ये वो इसलिए उस शत्रु को शत्रु नहीं कहता है क्योंकि उसको लगता है कि शत्रु उससे ज्यादा बलवान है, और ये बलवान इसको इसलिए लग रहा है कि वो अपने आप को अकेला पाता है। मैं कहता हूं इस देश के 100 संगठन, केवल 100 संगठन अगर एक साथ हाथ मिलाकर किसी विषय पर आगे आए तो इस देश के टॉप 10 शत्रु को एक साल के अंदर खत्म कर सकते हैं। वो काम हम करना चाहते हैं। हम कोई एक और चूल्हा बाकी संगठनों जैसा नहीं जलाना चाहते, और संगठनों जैसा और एक संगठन, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते कि एक ऐसा संगठन जो इन लोगों का समन्वय का काम करें। और ये बात भी मैं बता दूं, हम सबसे छोटे भाई के भूमिका में आकर इस काम को करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बड़े भाई, मदले भाई वगैरह का काम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम छोटा बनकर काम नहीं करेंगे तब तक बड़ा काम नहीं होगा। इसलिए इस संगठन का स्वरूप ये रहेगा। बिल्कुल। बालाजी मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बालाजी, आप ही के पास आ रहा हूं, और जो बाकी लोग आपके साथ मौजूद हैं जो सवाल इस वक्त पूछना चाह रहे हैं उनके सवाल यहां पर पहुंचाएं।
हमारे साथ योग साधक हैं सत्यवान जी, जो हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं और महत्वाकांक्षी योजना जो है चैनल की योग को जन जन तक पहुंचाने की, इनका कुछ सवाल है चेयरमैन साहब से। सत्यवान जी, क्या सवाल हैं, कैसे अपने कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा यही प्रश्न है चेयरमैन सर से कि किस प्रकार से हम आगे का जो एक अपना मिशन है उसको पूरे भारत को, राष्ट्र को हम स्वच्छता के लिए और किस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और किस प्रकार से एक शक्तिशाली, परम वैभवशाली हम राष्ट्र बना सकते हैं, उसके लिए आपका किस प्रकार से हम सबको मार्गदर्शन रहे, वो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे, यही मेरा निवेदन है चेयरमैन साहब से। मैं थोड़ा सा इस विषय में अलग राय रखता हूँ। दर्शकों को भी ये बात शायद अच्छी लगे ना लगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बताता हूँ। मैं बदलने के लिए भी तैयार रहता हूँ अगर मेरी बात गलत है और मुझे कोई तर्कों के साथ बताए कि ये बात गलत है और आपने ऐसा करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का, हर संस्था का एक स्वभाव होता है, एक चरित्र होता है। जैसे भूमिका भी होती है, शरीर के अवयव को भी है और समाज के अवयव को भी ये भूमिका होनी चाहिए। जैसे किसी को या विश्व शांति की बात करे या किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा की बात करे, ये बात कोई संत करे वगैरह वो समझ में आती है, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक अहिंसा की बात नहीं कर सकता, ये सत्य है। आप लोग भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि सीमा पर खड़ा व्यक्ति अहिंसा की बात नहीं कर सकता। वहां पर तो अगर इस देश के खिलाफ कोई सामने वाला आंख उठाकर देखे, गोली मारे, तो वहां गोली की बात गोली से होनी चाहिए। वैसे ही समाज में साधु संत हैं, वो गोली की बात ना करें, क्योंकि उनका काम लोगों को संस्कार देना, सद्विचार देना, धर्म की शिक्षा देना, ये है। वैसे चैनल का भी एक काम है, और हम तो एक एक्टिविस्ट चैनल है, एक क्रियाशील चैनल है। तो मुझे लगता है कि हर बात, हर काम हर व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए और अपने स्वभाव, विचार और चरित्र के हिसाब से काम करना चाहिए। इसलिए कई काम ऐसे होंगे जिनको हम नहीं करेंगे। सफाई के लिए बहुत लोग हैं, वो काम करें, हम गंदगी पक्का नहीं फैलाएंगे, लेकिन हमारे शौर्य का उपयोग, हमारे सामर्थ्य का उपयोग गंदगी साफ करने के बजाय दुश्मनों के अंदर या दुश्मनों की हिंदुस्तान में जो गंदगी है ना, उसको साफ करने के लिए करिए। ये काम हमसे करवा लीजिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ महीने ही हुआ है मैं जुड़ी हूँ, खास तौर से जब मैं बाहर निकलती हूँ, कई लोग ये समझना चाहते हैं कि जो दूसरे चैनल्स हैं और हमारा चैनल, बेसिक हम किस तरीके से फर्क कर सकते हैं, और हम इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग क्या फर्क क्या करते कुछ हैं? खास नहीं, लोग क्या फर्क करते हैं? जी नहीं, लोग क्या फर्क करते हैं? नहीं, हम अगर हम अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहें, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि यही तो सारे काम सारे चैनल्स करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें उन्हें एक स्ट्रेट मैसेज देना होगा। हम किस तरह से उन्हें जोड़ सकते हैं? मैंने शुरू में कहा था कि चैनल शुरू इसीलिए किया गया क्योंकि भारत के चैनलों में इंडिया तो दिखता है, भारत नहीं दिखता। ये कमी हम पूरी करें, लोग इस बात से सहमत भी हैं। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चैनल संशयास्पद भूमिका में है। कई चैनल हैं, मैं एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, और सही समय पर किसी भी चैनल का नाम लेने के लिए मैं तैयारी में हूं, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज नहीं लेंगे। तो कैसे संशयित भूमिका में है, तो उनके क्रियाकलाप ये दिखाते हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा है। जैसे हमने पीके फिल्म के पीछे का एजेंडा एक्सपोज किया, और हमने दिखा दिया कि एक फिल्म भी एजेंडे के साथ आ सकती है। और वो जिसने वो सारे एपिसोड देखे, बाद में उस टीम के लोगों ने ही, पीके टीम के लोगों ने ही कहा कि अरे हमको भी लग रहा है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, क्योंकि उन्होंने इस एंगल से देखा नहीं था। तो भारत के टीवी चैनलों के पीछे भी कुछ छुपा एजेंडा है, कुछ चैनलों के पीछे, ये सत्य है, और वो उस एजेंडे को भारत में दूसरे के हित में इंप्लीमेंट करें। एक घटना में आपको, कई घटनाएं हो सकती है, लेकिन आज की घटना बता। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में स्वाइन फ्लू के पेशेंट ज्यादा बढ़े नहीं, ईश्वर का मैं आभारी हूँ। एक चैनल ने कहा कि ये बेतुकी बात बोल दी। कैसे ये बेतुकी बात है? क्या ईश्वर को अपने कार्य का क्रेडिट देना या ईश्वर को ऐसे ही कहना क्यों गलत है? कैसे गलत हो सकता है? आप ऐसे चीजों की हवा बनाकर
किसी दूसरे मुख्यमंत्री को भगवान को क्रेडिट देने से रोकना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री के मुंह से भगवान शब्द हटाना चाहते हैं, ये एजेंडा है। निर्भया प्रकरण दिल्ली में घटा, तब देश में तमाम ऐसे लोग थे जो लड़कियों को भी कुछ सलाह दे रहे थे, बेटी मानकर, बहन मानकर, और मुझे लगता है कि वो गलत नहीं, और लोकतंत्र है, बोल रहे थे। लेकिन अगर कोई सलाह देता था कि लड़कियां सेक्सी कपड़े ना पहने, तो ये कहा जाता था देखो ये तालिबानी विचार है। अरे जो बुरखा पहनाते हैं उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे हो, और जो छोटी स्कर्ट के बजाय, मतलब वो भी आप छोटा, क्या मैं क्या बोलूं, आप लोग यहाँ हैं, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, मतलब आप थोड़े से कपड़े की लंबाई बढ़ाने वालों को तालिबानी कह रहे हो और बुरखा पहनाने वाले को आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। एक और उदाहरण, पोप भारत में आए और उन्होंने कहा कि हमने पहले शताब्दी में यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, अगले दूसरी शताब्दी में हमने अमेरिका और अफ्रीका को बनाया, और तीसरी इस शताब्दी में हम एशिया को बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत भी आता है। दिल्ली में खड़े होकर उन्होंने इस बात को कहा। देश के किसी न्यूज चैनल ने, किसी रेडियो ने, किसी टीवी चैनल ने इसको लेकर हंगामा नहीं किया। लेकिन आज कोई साधारण सा MP MLA का चुनाव लड़ा हुआ या विश्व हिंदू परिषद का कोई साधु संत या कोई भी साधारण अगर संत ये बोल दे ना कि हमको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, 4-5 दिनों तक चैनल टूट पड़ते हैं। ये क्या तरीका है? इट मीन्स आप बायस है, इट मीन्स कि आप हिंदू शब्द के प्रति आपके मन में द्वेष है, घृणा है, और आप उसको एस्टेब्लिश नहीं होना देना चाहते, हीन भावना बना के रखना चाहते हैं। आप इतने सुंदर है, लेकिन मैं बार बार अगर आपको कहूं कि अरे क्या आपने चश्मा लगाया हुआ है, और ये आदमी कैसे चलेगा, ये तो लाइट चमकेगी, ये होगा और ये होगा फलाना हो, मैं आपका मनोबल तोड़ दूंगा। बिल्कुल। भारत का मनोबल ही इसकी ताकत थी, और इस मनोबल को तोड़ने का काम हमारे देश में जब से मुगल आए तब से हुआ। कैसे पहले मनोबल तोड़ा? जो ईश्वर पर श्रद्धा रखना, आस्था रखना, यह हमारा सबसे बड़ा मनोबल था। हमारे ऊपर बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, सर्वस्व अगर नष्ट हो जाए, तो भी इस देश का आदमी अपने छोटे से झोपड़ी में छोटे से भगवान की मूर्ति के सामने जाके बैठता और हाथ जोड़ता है कि भगवान इस समस्या से मुझे दूर करो। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो औरंगजेब ने इस देश के लाखों लोगों को मारा, फिर भी उस लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान है, बचा लेगा। इस देश पे भी आज कितना बड़ा क्रूर हमला क्यों ना हो, हम कहते हैं कि भगवान है, बचा लेगा। तो वो ये कहना चाहते हैं, मूर्ति को तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के आपको कहना चाहते हैं कि जिस भगवान की आशा पे तुम जीवित हो, देखो हम तो हमारे तलवार से उसको तोड़ रहे हैं। तो आपको श्रद्धा को, आस्था को तोड़कर आपको पंगु बनाना चाहते हैं। तो ये पंगु बनाने का जो षड्यंत्र है हिंदुस्तान में, इस षड्यंत्र को तोड़ना होगा। और इसलिए हम इस विषय को बेबाकी से लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, और किसी भी कीमत पर आगे भी लेके जाएंगे। बिल्कुल सूरज जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन और जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर बालाजी के साथ, वो भी पूरी तरीके से उतावले हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। बालाजी, जो और लोग आपके साथ हैं वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हमारे साथ पुणे से नारायण फट हैं, जो आज पत्रकार सम्मेलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया, और इनके मन में सुबह से ही कई कौतूहल थे। मैं उनके पास पहुंच रहा हूं। क्या सवाल है आपके मन में? आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, पहले तो मैं मेरे गुरुवर्य सूरज जी को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मेरा यह सवाल है कि ये आपने सुदर्शन टीवी चैनल चालू करके एक देशभक्ति की ज्योत जलाई है, और अभी जो आप एक सामाजिक संगठन चालू करने जा रहे हैं, वो देशभक्ति के साथ साथ बहुत से देश में सामाजिक प्रश्न समस्या है, वो लेके काम करेंगे, या उसके लिए रास्ते पे एक आंदोलन करेंगे क्या? बहुत से सामाजिक प्रश्न समस्या देश में उभर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि देश की सारी समस्याओं पर हम काम नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, हर व्यक्ति का, संस्था का एक चरित्र स्वभाव होता है। हम हमारे स्वभाव के लायक, क्योंकि हम बाकी लोग काम कर रहे हैं, योगा में अच्छा काम हो रहा है, ध्यान में हो रहा है, कई क्षेत्रों में आज अच्छा काम हो रहा है, हम उस काम में मदद करेंगे। हम उन कामों को करना चाहते हैं जिन कामों की आज कमी है, और फोकस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पूरा एजेंडा तैयार है, मोटा मोटा तैयार है, जो आप ही लोगों ने मुझे दिया है। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य फ्यूचर प्लान बताना नहीं है, बल्कि फ्यूचर प्लान क्या हो इसका इनपुट आपसे लेना है।
फ्यूचर प्लान का अनाउंसमेंट तो हम 21 फरवरी को करेंगे, 21 मार्च को करेंगे भारतीय नव वर्ष पे। इसलिए आज तो मैं इनपुट लेना चाहता हूं। बिल्कुल, और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो ये भी बताएं कि आखिर उनके जहन में किस तरीके के सवाल हैं। सवाल इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ और होना चाहिए? बालाजी। विक्रम पाचपुले हमारे साथ है जो अहमदनगर से हैं, महाराष्ट्र से। विक्रम जी, क्या सवाल है? अभी मेरा तो इतना बड़ा ज्ञान नहीं कि चेयरमैन साहब से सवाल पूछने के लिए, तो मैं खाली उनको इस ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो सपना है वो पूरे देश को एक नंबर बनाना, वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। यही मेरी अहमदनगर जिले से ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अहमदनगर जिले से ही चेयरमैन साहब आते हैं, वहां से बहुत सारे लोग। उसको मैं अहमदनगर नहीं कहता हूँ, मैं केवल नगर कहता हूँ। नगर। हमारे साथ संभाजी नगर से 2 प्रखर पत्रकार हैं, आज इन्हें पुरस्कार भी मिला है एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए। हमारे साथ बाबूराम दाभड़े जी हैं। जी, क्या सवाल है आपका? जय हिंद सर। पहले तो आपको बधाई हो आपके जन्म दिवस का, और हमको जो आपने सेवा दी है सूरज चौहान की जी सर, हमें हिम्मत आई है और हम समाज सेवा जो कर रहे हैं भले भांति आपको सामने रख के कर रहे हैं, और ऐसी आपसे शक्ति मिले हमें और हम इससे आगे बढ़े, ये आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हम सब साथ में हैं, चिंता मत करिए। अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। बाबूलाल राठौर जी, आपके भी मन में सवाल? मैं तो सबसे पहले सुरेश चौहान के सर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं सेना में भर्ती नहीं हो सका देश की सेवा करने के लिए, लेकिन सुदर्शन चैनल ने मुझे ये मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। तो मैं तन मन धन लगाकर, मन लगाकर देश की सेवा करूंगा। और गर्व होता है कि हम जिस रास्ते से निकलते उस रास्ते से लोग ऐसी नज़र से देखते, सर उठा के हमें जय हिंद कहते, तो हमें बहुत गर्व होता है। और मैं इसी गर्व के साथ सुदर्शन न्यूज़ की पूरी सेवा करने के लिए तैयार। बिल्कुल, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाया। मेरा उतना सौभाग्य नहीं था कि मैं सेना में जाऊं और वहां पर कुछ करके दिखाऊं। तो वो सैनिक वाला जो भाव है ना मेरे मन में, वो मेरे बिंदास बोल से दिखता है, और फिर वो मैं उसको अंजाम देता हूं। और मुझे लगता है कि ऐसी कमी दूसरे चैनलों में है, तो मैं क्यों ना उसको पूरा करूं। मीठी बात करने वाले बहुत लोग हैं, मीठी बातों पे तालियां भी ज़्यादा मिलती होगी, गिफ्ट भी ज़्यादा मिलते होंगे, मित्र भी ज़्यादा बनते होंगे, लेकिन उन शत्रुओं का क्या जो इस देश के खिलाफ आग उगालते। इसलिए तीखी बात करता हूँ, कोई बात नहीं, जीवन में तीखी बात। सर, एक और भी मैं बात करना चाहता हूँ। लोगों से बराबर ये फीडबैक मिलता है, अगर कभी हम सार्वजनिक रूप से कोई अभिवादन करते हैं अपने फ़ोन पे और जय हिंद सर बोलते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में होता है कि आप आर्मी से हैं क्या, आप सेना से हैं क्या। और आपने भी कई बार कहा है कि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं किसी सेना का प्रमुख होता या मैं कोई अपनी सेना खोलता। तो लगता है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से अपने आप को पत्रकार के साथ साथ एक देशभक्त सैनिक भी मानते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, योग प्रचार प्रसार से भी जुड़े हुए हैं। इनके मन में कुछ सवाल हैं चैनल की भविष्य की योजनाओं को लेकर। सुरेंद्र जी। मैं सर्वप्रथम चौहान साहब को उनके जन्मदिन पर आर्थिक बधाई देता हूँ। मैं अन्यथा आंदोलनों से जुड़ा रहा, ये मानते हैं कि 7 लाख से अधिक लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश का निर्माण किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है उनके परिवारों को अभी भी वो स्थिति है कि उनके फ़ोटो तो लगते हैं लेकिन उनके परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं यही चाहता हूं कि उनके लिए अपना एनजीओ, अपना संगठन जो भी आप बना रहे हैं बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज का आपका कार्यक्रम भी देखा, इसमें अपने संगठन की क्या भूमिका रहेगी ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे जो देश में हमारे शहीद हुए ना, उन शहीदों ने इसलिए शहादत नहीं दी कि उनके घर वालों को कुछ मिले। ये सत्य है कि उनके घर वालों की चिंता हमारी है, क्योंकि घर का कोई भाई जाता है तो दूसरा भाई उस घर को संभालता है। लेकिन एक और कमी पूरी करने की जरूरत है, जैसे उनको संभालना जरूरी है वैसे उनके सपनों के भारत को बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम शहीद, वो जो शहीद हुआ है उस आत्मा को पूछे ना कि भाई तेरे 2 काम है, एक तो तेरा परिवार समस्या में है और एक तेरा जो देश के प्रति सपना था वो पूरा करना है, दोनों में से मैं पहले कौन सा काम करूं। तो मुझे पता है कि वो शहीद की आत्मा कहेगी कि मेरे परिवार का नहीं, मेरे देश का काम पहले करो। इसलिए उधर हम फोकस करेंगे, लेकिन हम सरकार पर और निष्क्रिय समाज पर उन परिवारों को नहीं छोड़ेंगे, उसके प्रति भी कर्तव्य जरूर निभाएंगे। और मैं
कई कार्यक्रम कर चुका हूं। शहीद जवानों के माता पिताओं का पूजन, 12 साल पहले जो नासिक का कुंभ हुआ था, वहां पर मैंने संतों के पूजन के बजाय शहीद जवानों के माता पिता के और वीर पत्नियों के पूजन से कुंभ की शुरुआत की थी। इसलिए मेरे लिए किसी संत से बड़ा वो व्यक्ति है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। उसके माता पिता, उसकी पत्नी आज भी बड़े हैं। एक बहुत खास सवाल है सर, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, पत्रकारिता सीधे तौर पर कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम खुलकर अपनी बात को रखते हैं। आज हर कोई तीसरा व्यक्ति पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन पत्रकार की क्या परिभाषा होनी चाहिए शायद उन्हें नहीं पता होता। तो आप खुद एक पत्रकार जहाँ भी हैं। ग्लैमर होता है ना जी, आपने कभी सोचा कि घर से कोई भागा और रेलवे स्टेशन पे सोया और उसको डॉक्टर बनना था इसलिए उसने ऐसा किया? शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन लोग घर से भाग जाते हैं, मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर सोते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो ग्लैमर फील्ड है क्योंकि एक आकर्षण का है। मीडिया का भी वैसा है कि थोड़ा सा कोर्स करो, थोड़ा ये कर जाओ। और अब तो थोड़ा आसान भी हो गया ना कि अगर आपकी पहुंच है, किसी से लिंक है, तो आप चैनल में जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जो आकर्षण है वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, उनको हिंदुस्तान का चेहरा नहीं चमकाना है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उनकी भी अपेक्षा पूरी हो और उनके हाथ से हिंदुस्तान का भी चेहरा चमकाया जाए, ऐसा काम हम करें। बिल्कुल। बालाजी जो है हमारे साथ बने हुए हैं। बालाजी, हाँ, एक दो सवाल मैं संक्षेप में लेता हूँ। सुनील पवार पुणे से हमारे साथ हैं। सुनील जी, संक्षेप में सवाल लीजिए। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप बिंदास बोल के माध्यम से जो सवाल उठाते हैं, तो डर नाम का जो शब्द है वो आपको कभी डराता है? ये सवाल हमें भी पूछना है। बढ़िया सवाल है। ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पूछते जो मुझे पहले से जानते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, मुझे वैसे धमकी देने की कोशिश कोई नहीं करता क्योंकि मेरा कार्यक्रम का स्वरूप देख के शायद नहीं देते, पता नहीं, मुझे तो डायरेक्ट नहीं मिलती। लेकिन चैनल के कंट्रोल रूम में और जो नंबर स्क्रीन पे चलते उन लोगों को तो बहुत धमकियां आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर आपके जीवन में जीवित रहना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि आप कितने जिए ये महत्वपूर्ण है, कैसे जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए, इतना चैनल होते हुए, अगर मैं केवल मरने के डर से और कोई मुझे अटैक करेगा, कोई सरकार मेरे पे कार्रवाई करेगी, कोई राजनेता मेरे पे नाराज होगा, इस डर से मैं अगर इसका उपयोग नहीं करूं, तो मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं, जिनको भारतीय लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए कहीं रंगून या कहीं दूसरे देशों के रेडियो पे जाना पड़ता था और वहां से हिंदुस्तानियों को भाषण देते थे। कितना उनको कष्ट होता होगा, वो कितनी सीमित उनकी बात पहुंचती होगी। और आज हमारे पास चैनल है और हम डर के मारे बोल नहीं रहे। और इसके ऊपर मेरा ये मानना है, मैं ईश्वर पर 100% विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं कि समय से पहले आपको कोई भी मार नहीं सकता, और अगर आप मरने वाले हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री के पास भी पूरी फौज थी और सिक्योरिटी थी, फिर भी लोग मरे हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो भी मेरे एक उदाहरण मैं फास्ट में देना चाहूंगा। मोरारजी देसाई के पीएमओ में काम करने वाले एक व्यक्ति की पिछले दिनों मौत हुई। उस खबर की मैं बड़ी विशेष बात आपको बताता हूं कि उन दिनों में एक हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पे, दिल्ली या भारत के किसी एयरपोर्ट पे, और उसमें सब लोग मर गए थे, एक ही व्यक्ति बचा था। उस व्यक्ति की मौत पिछले साल दिल्ली में सड़क से चलते हुए जो मेन होल चेंबर होता है ना, जो ड्रेनेज लाइन जाती है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उस पे उसने पैर रखा और वो नीचे चला गया और मर गया। जो व्यक्ति हवाई जहाज से गिरा लेकिन मरा नहीं, वो व्यक्ति राह में पैदल चलते चलते छोटे से गड्ढे में। तो इसलिए मरने से डरने की बात नहीं है। दूसरा, जो डर गया वो वैसे भी मर गया, और इसलिए वो बात नहीं है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप मरने के डर के आगे जाके बात करते हैं ना, तो दुश्मन सोचता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम ओबीसी के खिलाफ कार्यक्रम कर रहे थे और जितने देशद्रोही लोग उसके पीछे है, आसपास है, और जितनी गंदी भाषा में हमारे फेसबुक पर, टेलीफोन पर धमकियां आ रही थी, या हम जब कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यक्रम करते जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक है, या कभी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यक्रम करते हैं जिनकी पहुंच बहुत बड़ी है, या कभी तो हम सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया, तो लोग कहते हैं कि क्यों डर क्यों नहीं लगता। मैं कहता हूं कि राष्ट्र को आंखों के सामने रखता हूं, तो मैं
डर अपने आप खत्म हो जाता है और लगता है कि भले मर जाऊं लेकिन इसके लिए आवाज उठाऊं। बिल्कुल। मैं अंजलि यहाँ पर माफ कीजिए, मैं बिल्कुल रोक रहा हूँ सवाल। हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर जो है समय की हालांकि हमारे पास कमी है, लेकिन हम अंजलि के सवालों के साथ साथ हम यहाँ पर बालाजी जी उनके साथ जो लोग हैं उनके सवालों को बुलेंगे, लेकिन पहले अंजलि आप सवाल बात यहाँ पर बिंदास बोल की हुई, प्रेरणा की हुई, आप इतने सारे लोगों का प्रेरणा स्रोत हैं, तो हजारों लाखों बल्कि ये कही कि करोड़ों में एक विवेकानंद हुए, एक शहीद भगत सिंह हुए, एक राजगुरु हुए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि जज्बा हर किसी में है। देखिए मैं शुरू से ही वैसे संघ का स्वयंसेवक बना, ये मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात रही। तो बचपन से ही मुझे महापुरुष और अच्छे प्रचारक और उनके द्वारा ऐसे ऐसे बौद्धिक और ऐसी जीवन की प्रेरणादायी घटनाएं सुनने को मिली, जिससे कि लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा मेरा मित्र परिवार मिला, मेरा माता पिताओं का योगदान ऐसा रहा कि जब मैं शिरडी का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, इतनी जगह का भी दुकान हो तो भी कोई कई हजार रुपए वो मुनाफा कमा सकता है। तो उन्होंने सुरेश चौहान के से मेरे से अपेक्षा नहीं की कि मैं कोई छोटा दुकान डालूं और उनको आज से पहले दिन से पैसे देना शुरू करूं, बल्कि उन्होंने मुझे कई नुकसान झेलते हुए मिशन पर, सामाजिक कामों पर काम करने दिया। मेरे पिताजी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे बस में छोड़ने आते थे कि मैं प्रवास पे जाता था सामाजिक संगठन के काम करने के लिए, जबकि उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी। मतलब उनको मेरे से पैसे की उम्मीद थी, मैं ग्रेजुएट हो गया और मुझे नेचुरली घर में कमा के देना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ के मैं सामाजिक कामों में जाता था, वो मुझे छोड़ने आते थे। तो ये मेरे लिए, मेरे जीवन में ऐसे लोगों का सहयोग, सहभागिता, मैं कहूंगा कि ईश्वर ने ही ऐसे घर में जन्म दिया जहां पर अपॉर्चुनिटी मिले और उसको हम पूरा करें। और मुझे ऐसा लगता है, जो अंजलि ने बात पूछी, क्योंकि मैं जानता हूं अंजलि भी एक अच्छे सुसंस्कारित स्कूल से पढ़ी हुई है, तो यही सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तान में। मैं जो सामाजिक संगठन, मतलब हम जो सामाजिक संगठन शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैंने लिखा है कि सुसंस्कार, सुप्रचार, सबसे पहले सुप्रचार, क्योंकि दुष्प्रचार से संस्कार बिगड़ते, इसलिए सुप्रचार, संस्कार, उससे सामर्थ्य और उसके बाद स्वाभिमान, ये कड़ी रखी है कि हम सुप्रचार करेंगे जिससे हम संस्कारित करेंगे। सुसंस्कारित व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता है और सामर्थ्य व्यक्ति में स्वाभिमान लाता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति अपने देश पे प्रेम करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए स्वाभिमान निर्माण हिंदुस्तान का ये हमारा मिशन है। बिल्कुल, और इस मिशन पर हम जो है आगे बढ़ते भी रहेंगे। बालाजी आपके पास आ रहा हूं, जो प्रश्न बचे हैं, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, उनके सवाल पहुंचाएं। लोग ज्यादा हैं, समय कम है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं मेरे साथ। बढ़ाते समय कोई बात नहीं, क्योंकि मन की बात है ये, और हम वैसे भी कमर्शियल लॉस लेने में हमेशा माहिर होते हैं। देश का एकमात्र चैनल है जो सबसे ज्यादा अपने कमर्शियल को ड्रॉप करता है, इसलिए हम ड्रॉप करते, विषय कंटिन्यू करते, क्योंकि मुझे भी अभी मन से और कुछ कहना है, और मुझे लगता है कि जो लोग फोन पर कंटिन्यू रिडायल का बटन दबा रहे होंगे ना, उनकी भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई होगी, तो हम बात को आगे बढ़ाएं। तो पहले राजेंद्र भौर की मन की बात जानते हैं। कोपड़ गांव से हैं राजेंद्र जी, क्या है आपके मन की बात? जय हिंद सर। आज के दिन आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देने वाले हैं? नहीं, युवा क्या, सारे पीढ़ियों का संदेश है, सबके लिए संदेश की जरूरत है, लेकिन युवाओं के लिए विशेष संदेश है। युवा से आप क्या उम्मीद दुनिया में जहां भी क्रांति हुई है ना, वो क्रांति बूढ़ों ने नहीं की, वो क्रांति वैचारिक लोगों ने नहीं की। वैचारिक लोगों ने भले ही साहित्य उसके लिए लिखा हो, लेकिन क्रांति उन्होंने की है जिन्होंने विचार कम किया और काम ज्यादा किया, और ये उम्र होती है। और हम भी ये कहते हैं कि जो युवा होता है, वो युवा वैसे ही थोड़ा रिबेल्स मानसिकता का होता है, प्रस्तापितों के खिलाफ लड़ने की उसकी इच्छा होती है, और जो चैलेंजेस है उसको स्वीकारने की इच्छा होती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का युवा देश के सामने चैलेंजेस है ये जानता भी नहीं है। उसको तो इतना बिजी है कि गर्लफ्रेंड के साथ उसको चैट करना है, उसको रात में अगर घर छोटा है और भाई आस पड़ोस में सोते हैं, माँ बाप है, तो फिर वो रजाई खींच के मोबाइल उसके अंदर से उसको चैटिंग करनी है, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, और तमाम ऐसे विषय में क्या बोलूं, आप सब लोग जानते हैं। उसके सपनों में हिंदुस्तान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं 100% लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा जो युवा हिंदुस्तान है, दुर्भाग्य से उसके मन में अपने प्रति संभावना, सपने हैं, लेकिन देश के प्रति नहीं है। मेरा एक ही मानना है, और इस कार्यक्रम से हम ये करने वाले हैं कि आपका पहला प्यार हिंदुस्तान होना चाहिए।
इस अभियान का जो मूल मकसद है, क्योंकि युवा मन है ना वो प्रेम में जल्दी फंसता है और वो फंसना भी चाहिए, लेकिन उसका पहला प्यार जो है ना वो हिंदुस्तान होना, क्योंकि पहला प्यार बहुत गहरा होता है। तो वो गहराई जो है ना वो किसी लड़की के बारे में होती है, फिर वो कभी बेईमानी कर जाए या कभी बेईमानी भले ना करे, परिस्थिति वैसी बन जाए, या हम ये कहे कि समय की जो स्थिति उसको देखते उसका दिल टूट जाता है और वो प्रेम भी नहीं कर पाता और उद्वस्त हो जाता है। अगर ये बात देश के प्रति वो करे और उस देश से पहला प्यार करे तो देश से तो कभी उसकी निराशा होने वाली नहीं है, मन टूटने वाला नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये तो व्यक्ति की गलती है, मेरे देश की इसमें क्या गलती है। इसलिए पहला प्यार इस देश के युवाओं का हिंदुस्तान होना चाहिए, और वो भी प्यार की उम्र के पहले टीनेजर्स में होना चाहिए। आज उल्टा है, आज के टीनेजर्स लफड़े कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज के टीनेजर से भी पहले हिंदुस्तान से प्रेम करना सिखाना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश में, मतलब मैं तो 12वीं कक्षा तक रोज हमारे स्कूल में राष्ट्रगान होता था, राष्ट्रगीत होता था। आज पहली कक्षा में भी नहीं है, नर्सरी में भी नहीं है, और स्कूलों से राष्ट्रगान गायब भी हो गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को छुट्टी नहीं देते हैं। ऐसे में मुझे बताइए कि उस बच्चे के सामने देश आएगा कहाँ? उसके पुस्तकों से शिवाजी गायब है, उसके पुस्तकों से महाराणा प्रताप गायब है, अकबर का महिमा मंडन है। क्या वो अकबर बनाएगा? क्या आप उसको अकबर बनाना चाहते हैं? जिस अकबर में इस देश में घरों में क्या शुरू किया था? दिन इलाही जो धर्म वगैरह अलग से शुरू किए गए, मतलब उसने महिलाओं को रखने की हराम की जगह हराम चालू किए थे। तो वो अकबर महान था कह के कि आप आज के लोगों को घर में हराम शुरू करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये बात कोई बोलता ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले, राष्ट्रवादी कहने वाले लोग औरंगजेब रोड पर रहते हैं और अपने नाम विजिटिंग कार्ड में लिखते हैं कि औरंगजेब रोड फलाना। कैसे लिख सकते हैं? मैं तो नहीं लिखूंगा। मुझे वहां पर कितना भी बड़ा पद देके घर दिया जाए तो मैं कहूंगा पहले यहाँ का नाम बदल दो, फिर मैं यहाँ रहूंगा। हम औरंगजेब नाम के साथ जी कैसे सकते हैं? इतनी लाचारी, इतनी खुद के प्रति क्या भावना है, इसको बदलना है। और ये तभी बदला जाएगा जब मन में स्वाभिमान निर्माण होगा, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। कॉलर से भी जरा कॉलर से भी जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमसे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर सुरेश जी से सवाल भी पूछ सकते हैं, जो उनके जहन में इन तमाम चीजों को लेकर सवाल हैं, जो सुझाव हैं, किस तरीके से इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए। बालाजी और जो वहां पर लोग आपके साथ मौजूद हैं उनके सवाल और भी जो पूछना चाहिए। औरंगाबाद से कुंदन जाधव जी हमारे साथ। कुंदन जाधव जी, क्या सवाल है? सुदर्शन न्यूज ने जो सामाजिक क्रांति और देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने के लिए एक विचारधारा का जो एक आगाज किया है, उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। ये एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके साथ में आज कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। अगर आगे चल के मुझे आशा है कि कई सारे चैनल जो आज भारत भर में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी इस चैनल के साथ में, इस विचारधारा के साथ में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे उनके से एक कहना भी है कि वो भी इस सोच को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, जो कि देश भावना की जो कदर है वो हर इंसान में, हर भारतीयता के नागरिक में बढ़नी चाहिए। इस सवाल को अगर आगे पहुंचाऊं मैं, जिस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं उसमें दो शब्द जोड़ना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर सुरेश जी। जो बाकी चैनल हैं, जिस तरीके का आपने उनके बारे में बताया, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के संस्थान हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए क्या? हमारे साथ क्या, हम तो कह रहे देश से जुड़ो। हम कौन है? हम तो बहुत छोटे हैं। हम सारे चैनल को बड़ा मानने को तैयार है। हमसे क्या जोड़ना है? हम तो कहते हैं देश से जुड़ो ना। हमारा आरोप ही है कि आप देश के साथ नहीं जुड़ रहे। ये तो हमारा आरोप है। लेकिन एक बात बताओ मैं, देखिए आप किसी भी ऐसे रास्ते पे चलना है ना, इसको साधना कहते हैं, तपश्चर्या कहते हैं। मैं नहीं कहता कि मैंने कोई ये इतना बड़ा कोई तप किया है, लेकिन हम लगातार बार बार 2007 से लेके अब तक जो बात कह रहे हैं ना, अब ऐसा होता है जब मैं कभी दिल्ली में कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ जहाँ दूसरे चैनलों के भी सीनियर लोग रहते हैं, तो ऐसा पिछले दिनों में काफी हुआ। हमने बिल्कुल 180 डिग्री के उल्टे प्रोग्राम किए। ओवैसी पर बाकी लोग उनका व्यक्तित्व को महान बना रहे थे और हम उसके खिलाफ उसके देशद्रोह के आरोपों को स्क्रीन पर दिखाकर साबित कर रहे थे। पीके को एक तरफ लोग देश की सबसे सक्सेस मूवी कह रहे थे और हम देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र कह रहे थे। ऐसे जब विषय हमने किए तो मुझे ऐसे कई पत्रकार मिले। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री के यहाँ पर
जो दिवाली का प्रोग्राम था उसमें भी, और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भी, या कभी एयरपोर्ट पर भी, वो पत्रकार मेरे पास आके कहते हैं कि सुरेश जी, हो सकता है कि हम आपके सारे बातों में सहमत ना हो, लेकिन हम आपके इरादे पे डाउट नहीं करते। हो सकता है कि तरीका से हम ना आपसे सहमत हो, लेकिन हम आपके इरादे पे डाउट नहीं करते। हमें लगता है कि इरादा अच्छा है और कुछ मात्रा में आपका काम भी अच्छा है। कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ के कहते हैं कि क्या करें, हमें भी लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, लेकिन हमारे चैनल की पॉलिसी है और हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, बिजनेस ये है, प्रोफेशन है। मैं कहता हूं कि ऐसा प्रोफेशन कैसे हो सकता है जो आपके देश के मिशन से अलग होता हो? कैसे हो सकता है? ये तो विचित्र बात है। और लेकिन बड़ी मात्रा में, मतलब मैं देशवासियों को थोड़ी आशा जगाना चाहता हूं कि चैनल, उनके मालिक, उनकी पॉलिसी, उनकी कंपनियां भले ही सुदर्शन के मुद्दे से सहमत ना होती हो, लेकिन उनका जो स्टाफ है वो सुदर्शन के मुद्दे से काफी मात्रा में अब सहमत होने लगा है जब हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। इसलिए दिन अच्छे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। और इसका जो उदाहरण है वो हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखने को मिलता है। देखिए, आज इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर चैनल के रूप में हम हैं। बिल्कुल। ये और एक भी पेड स्टाफ हमारे पास नहीं है जो सोशल मीडिया में सुदर्शन को प्रमोट करे, एक भी नहीं है। और बाकी लोग हैं जिनके महीने का बजट 50-50 लाख रुपए सोशल मीडिया में प्रमोट करने का, वो स्पॉन्सर्ड उनकी ऐड आती है। हमने 1 रुपया नहीं है, हमारा पूरे की पूरा ऑर्गेनिक फॉलोइंग है जो फेसबुक पेज पर है, लेकिन लोग प्रमोट करते हैं। ये तो विशेषता है। बिल्कुल लावनी। बिल्कुल, मेरा सवाल मैं जब जो भी समझ पा रही हूँ, जो समझ रही हूँ सर, हमारे देश में एक क्रांति की जरूरत है। युवा मन की हम बात कर रहे हैं, युवा मन बहुत चंचल होता है, वो क्रांति को दूसरी तरीके से लेके जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरल शब्दों में आज वो युवा जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्रांति के बारे में बताएं, किस तरीके से देश में जो आज चल रहा है। नहीं, मुझे क्या लगता है, क्रांति की तो जरूरत है, लेकिन उत्क्रांति बगैर क्रांति नहीं आती। लेकिन वो इसलिए क्रांति एक साथ बड़ा विस्फोट है और उत्क्रांति छोटी बारीक माइक्रो लेवल पर करने के काम है। आजादी के लिए क्रांति जरूरी थी, आजादी के बाद उत्क्रांति जरूरी है। और हिंदुस्तान जो आज पूरा आजाद नहीं है, उसके संपूर्ण आजादी के लिए क्रांति की जरूरत है। लेकिन क्रांति का मतलब आतंकवाद नहीं है। क्रांति का मतलब सुरेश चौहान के ने हाथ में शस्त्र लेकर देश का ये मुझे पसंद नहीं, इसको उड़ा दो, ये भाव नहीं है। हम जो गलतियां है उसको दुरुस्त करेंगे, हमारे लोग हैं उनको दुरुस्त करेंगे, कानूनों को दुरुस्त करेंगे, व्यवस्थाओं को बदलेंगे, लेकिन हम उत्क्रांति के मार्ग से चलेंगे, क्रांति की तैयारी रखते हुए। सर, और शायद इसीलिए सर हम अपने हर कार्यक्रम में उपाय जरूर बताते हैं। बिल्कुल, उपाय बताते हैं। प्रज्ञा, मेरे साथ यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जो पूछना चाह रहे हैं कुछ। जय हिंद, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश चौहान जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बोलना चाहता हूं कि क्या हमको मैक्लरॉय की शिक्षा पद्धति जो है इस देश में लागू हुई थी, उसको क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है? कि आज फिर से हमको वही सनातन पद्धति जो शिक्षा पद्धति थी उसको लागू करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सबसे पहले बच्चा ही इस देश का भविष्य होता है। अगर उसी को शुरुआत से गलत शिक्षा दी जाए, अगर उसी को शुरुआत से गलत पढ़ाया जाए, तो आगे चल के क्या बनेगा वो? जैसे माटी का आपका लोंदा होता है, तो माटी के लोंदे को जहां भी आप जो है डालेंगे वैसा ही वो घड़ा बनेगा। अगर घड़े को अच्छा बनाना है तो घड़ा अच्छा बन सकता है, नहीं तो वो जो है कूड़े में जाएगा। तो हम लोगों को बाबा रामदेव भी जैसे अपने गुरुकुल जो है शुरू कर रहे हैं, तो हमको भी उनको जो है बिल्कुल बहुत अच्छा काम करें जी, उनको भी प्रशंसा करके हम लोगों को या उनके काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बाबा हो, श्री श्री हो, और ये जो देश में कुछ लोग हैं वो इतना अच्छा काम करें, उस काम को बढ़ावा देना चाहिए। हम तो उतने काबिल भी नहीं कि ऐसा कोई गुरुकुल शुरू कर सके। हम तो उसको पूरी सदिच्छा देते हैं, जो सहयोग चाहिए वो देते हैं, और देश के राष्ट्रवादी विचारों के लोग जो भी करना चाहते हैं हम उनके साथ है। जो मैकालो की बात आपने कही है, उस बात को आपने कहना ही ये दिखाता है कि समाज इसके परिवर्तन की मांग कर रहा है। ये बात लोगों के ध्यान में आई है कि ब्रिटिशों ने अपने नौकर चाकर बनाने की व्यवस्था इस शिक्षा पद्धति से लाई थी। अब हमें इस देश के मालिक बनाने हैं, तो यह व्यवस्था नहीं चलेगी और यह बदली जाएगी। और यह बदलने की दिशा में आज देश में जितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है, सरकारी मान्यता देने की जरूरत है। हर चीज संभव है और ये चीज
सरकार स्कूलों से करेगी तब करेगी। मैं कहता हूं हम टीवी से तो कर सकते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग से कर सकते हैं, हम अपने परिवार में होने वाले कार्यक्रमों से कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से रोज के संवादों से कर सकते हैं। सरकार करेगी तब करेगी, सरकार की 10 मजबूरियां होगी या जो भी चीजें होगी करेगी, लेकिन हम पहले सरकार फिर हम, ऐसा नहीं, पहले हम। बिल्कुल, हमने अपने बच्चे से शुरू करेंगे, उसके साथ जो टॉक होगा उसमें से मैकेलो को हटा दो, उसकी शिक्षा पद्धति को हटा दो। हमारे कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे आज मेरे जन्मदिन पे कुछ लोगों ने कहा कि हम 42 साल का हो गया मैं, तो 42 किलो का केक लेके आता हूं। मैंने कहा नहीं, हम केक नहीं काटेंगे, प्यार में भी और दबाव में भी हम गलत चीज को नहीं करेंगे। तो आज कुछ बहनें 42 दीपक लेके आई, उन्होंने वो जलाया, मुझे लगता है स्क्रीन पर भी थोड़ी देर पहले वो दिखा रहे थे कि उस टाइप से जन्मदिन मनाया गया। ये मैकेले को हमने नकारा, हमने अपनी बात को इंट्रोड्यूस किया। ये इंडोर्स करने वाला जो विषय है, ये हम अपने घर से शुरू करें। ये 42 दीपक यहाँ पर लगाए गए थे और उसके बाद इसको जलाया गया था, और मेन दीपक जो था वो मैंने जलाया था। तो ये भावना और गीत भी, मतलब देखिए इतना साहित्यिक देश है हमारा, लेकिन हम किसी का भी जन्मदिन हो, हमारे यहाँ गीत कौन सा होता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। हम एक अल्टरनेटिव नहीं दे पाए कि जन्मदिन पर कोई भारतीय गाना हो सकता है, तो वो आज हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। और जो वेदांत समिति की महिलाएं भगिनियां आई थी, उन्होंने उस गीत को किया और उस गीत से ही मैंने जन्मदिन मनाया। मैंने कहा नहीं, और कोई तरीके से नहीं मनाएंगे। ये मैकेले को नकारने की शुरुआत हमसे करें, सरकार उसको अंतिमता करेगी। बालाजी मिश्रा हमारे साथ यहाँ पर लगातार है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं जो लगातार सवाल पूछना चाहते हैं। बालाजी। कर्मवीर हमारे साथ हैं झारखंड से। कर्मवीर कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं। कर्मवीर का सवाल। पहले तो अपने चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन पर। और जितने, मेरा मानना है, जितने आपके पास धमकियां आ रही हैं उनसे कई गुना या 100 गुना ज्यादा आपकी उम्र हो, ये हमारा निवेदन है ईश्वर से। और हमारा क्वेश्चन ये था भ्राता जी कि हम युवाओं, जो युवा हैं, किसी कार्यक्रम को लेकर, किसी धरना प्रदर्शन या किसी आश्रम या किसी संगठन से जुड़ते हैं, तो वो तत्कालिक क्षण भर के लिए जुड़ते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल। उसके बाद वो उसका जुड़ाव जो होता है वो छूट जाता है, और लगता है क्या कि कहीं ना कहीं युवा एक ठगा जाता है। तो इसके लिए अपने संगठन में या अपने संस्थान में इसकी क्या आगे एक रणनीति रहेगी? आप जैसा इसके मार्गदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मैं कहता हूं कि क्या है, हमारे यहाँ पर है ना, हम लोग आरंभशूर ज्यादा होते हैं, बड़े उत्साह से किसी चीज को शुरू करते हैं और फिर उसके बाद रुक जाते हैं। फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप चीज 2 दिन लेट चालू करो, 10% 20% समय लेट ले लो चालू करने का, लेकिन अंतिमतः इसका अंत कहाँ है या खत्म कहाँ होने वाला है, वहां तक इसकी रचना लगाओ। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, उसकी रुचि किसमें है, उसका क्यों वो जुड़ रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, बिल्कुल एकदम फ्रैंक होकर उसको पूछो। अगर कोई मंच चाहता है ना, मैं कहता हूं दो ना, उसको मंच दो, क्योंकि मंच से बोलने वाले भी तो नहीं है ना, गलत सलग लोग बोलते हैं। और कोई अगर मंच नहीं चाहता, बैक पर्दे के पीछे का काम चाहता है, तो उसको दीजिए, स्पष्टता से दीजिए। एक कहा, मैं अपने कार्य पद्धति में एक बात को सीखा हूं, व्यक्ति जैसा है वैसा लो और जैसा चाहे वैसा उसको बनाओ। हमें देश के लिए किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, व्यक्ति बना बनाया नहीं मिलेगा। देखिए, पूर्णांक कोई नहीं है, सुरेश चौहान के भी नहीं है, बहुत दोष है मेरे में भी। हम तो पूर्णांक केवल श्री कृष्ण को मानते हैं ना, बाकी पूर्ण पुरुष तो हम बाकी ईश्वरों को भी नहीं मानते, क्योंकि दोष है। हम ये मानते हैं कि जिस भी अधूरेपन के साथ जो व्यक्ति जहां है उसको लो, और उस कई अधूरे लोगों को लेके एक पूर्णांक बनाओ। ये करना ज्यादा संभव है, लेकिन उस व्यक्ति का भी पूर्णांक की तरफ प्रवाह चालू रहना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करो। ये दोनों दिशा में अगर प्रयास हम करेंगे और फिर हम अगर कुछ करते, तो मुझे लगता है कि ना निराशा संगठन से होगी ना व्यक्ति से होगी। बिल्कुल, और उसी जुझारूपन की जरूरत है। और साथ ही साथ लगातार सुदर्शन न्यूज, बिंदास बोल और साथ ही साथ सुरेश चौहान के जी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते भी रहेंगे और सुरेश चौहान के जी का हमें सानिध्य जो है मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा जी, कि ये बात एक शो तक नहीं थी जो आज अभी बात हमने की है जी, ये बात हमेशा के लिए है जो मैं आज कह रहा हूं। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर, हमारे ईमेल आईडी पर, ट्विटर पर आप अपनी बात को हमको बताएं। आप हमें लेटर लिख के भी बताएं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं आते, अभी पत्र बहुत आने लगे हैं, तो बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं, तो वो सब बातें आप हम तक पहुंचाइए। ये कोई
पहला कार्यक्रम जरूर हो सकता है इस प्रकार का, लेकिन अंतिम प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि जन्म दिवस से जन्म दिवस पर ही हम मिले, ऐसा करने के बजाय हम इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी तय कर ले और हर बार हम बिंदास बोल या कोई शो करते किसी विषय को लेकर करते। एक कार्यक्रम ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक विषय नहीं है, आज जो है उस पर सवाल करे, बात करे, जो भी विषय पूछे हम उसके जवाब दे दे, ये भी हो सकता है। तो इस सिलसिले को आज शुरू किया है, जारी रखें। बिल्कुल, और आगे भी इस तरह की कोशिश होती रहेगी और जिसमें सुरेश जी को भी इसी तरीके से बुलाया जाएगा और आपसे बेबाक तरीके से हम भी सवाल करेंगे ऐसे। हम समयदान की अपील दोबारा करते हैं कि आप लोग देश के लिए समय देने की का संकल्प ले और हम उस आपके समय के एक एक क्षण का उपयोग देश के लिए करेंगे। बिल्कुल, और वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने सुरेश जी से सवाल भी यहाँ पर पूछे, और वो लोग जो हम तक नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं जो कंजेशन के कारण जो है बात नहीं हो पाती है, उन तमाम लोगों को भी हम यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहेंगे। बालाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो तमाम आप लोग के साथ लोग मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, वक्त दिया, हमारी खास गुजारिश है। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।